ठीक है, तो कल की शाम की गोष्ठी कैसी रही आप लोग की? सबके सब गोष्ठी में जा पा रहे हैं? सब समय निकल रहा है। आप जा पा रहे हैं सुजीत भाई? बैठ रहे हैं गोष्ठी में? कुछ निकल के आ रहा है गोष्ठी में? अच्छा, क्योंकि गोष्ठी में आपस में बातचीत होती तो बहुत सारी बातें निकल के आती ना। तो कल की गोष्ठी में क्या हुआ, कुछ बता सकते हैं आप में से कोई? क्या बात निकल के आई, मोटी बात, मोटे तौर पे? राजेंद्र भाई, कल की गोष्ठी में क्या निकला? कल की गोष्ठी में हमने वस्तुगत सत्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करी थी, जबकि बाकी स्थिति सत्य और इन पर कम बात हुई थी। और मैंने कल्पनाशीलता के बारे में भी बात की थी, और कुछ जो आपने एग्जाम्पल दिए थे उनके ऊपर भी बात हुई, और अच्छा रहा। सबने अलग अलग अपने शब्दों से सबको अलग अलग तरह से बताया। अस्तित्व दर्शन पूरा हो गया? हो गया आप लोग को दर्शन की नहीं हुआ अस्तित्व का? जानकी दीदी, अस्तित्व दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? सुनने में आ गया ना, वो जो एक बेसिक क्लैरिटी आ गई ना। आप में से कोई प्रस्तुति दे सकते हैं? दीदी आप दे सकती हो? गीतेश्वरी जी, अस्तित्व दर्शन में आपको मुख्य बिंदु क्या क्या समझ में आया? अस्तित्व दर्शन में ना ये बात समझ में आई कि व्यापक है, तो व्यापक में संपृक्त है ये प्रकृति, तो प्रकृति व्यापक है, इकाई है। तो एक जड़ है, एक चैतन्य है। तो हमारा जो शरीर है वो जड़ और चैतन्य दोनों से मिलकर बना है नहीं? तो इसमें 4 अवस्थाएं हैं: पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो जो ज्ञानावस्था है वो सर्वोच्च विकसित इकाई है, सबसे श्रेष्ठ माना हो, लेकिन अपने अमानवीय मान्यताओं के कारण वो अपने स्वभाव को, जो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना होना चाहिए, उनका निर्वाह नहीं कर पाता है यानी। और 4 विषय और 3 भय: प्राण भय, मान भय और एक क्या भय भैया जी? हाँ, तो 3 भय, 4 विषय, इसी की पूर्ति में सुख को इन्हीं की पूर्ति में वो लगाता है। और जब ये पूरा नहीं होता है तो फिर वो आवेशित होता है, आवेशित होकर फिर वो अमानवीय व्यवहार करता है। और इनको कैसे देखेंगे हम अस्तित्व इकाइयों को? तो इसका देखने का तरीका, इनकी स्थिति क्या है, तो इनकी स्थिति देखेंगे तो ये व्यापक में संपृक्त है, स्थित है ना। इसमें कुछ घटना नहीं है, बढ़ना नहीं है। और वस्तु स्थिति सत्य बोलेंगे तो हर देश काल दिशा में, मतलब जहाँ भी कोई भी स्थान है, हर स्थान में, और हर देश काल बोले तो क्रिया की अवधि होती, क्रिया चल रही है, हर इकाइयों में कोई ना कोई क्रिया चल रही है। और किस दिशा में चल रही है, तो वो भी एक दिशा में चल रही है। श्रम की ओर जाती है तो रचना होती है, विषम की ओर जाती है तो फिर विरचना होती है। जी बहुत बढ़िया। और धारणा के लिए कल बताए थे ना मामा जी आप, कि जैसे कि आप प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा जी का धारणा, उनके विचार हैं, तो वो धारणा हुआ। और अगर उसको हम समझ के, जान के हम अपने में धारण कर लेंगे तो वो हमारी धारणा बन जाएगी, है नहीं मामा जी? वही हमारा धर्म बना लेंगे हम। जी बहुत सुंदर। दीदी आपको जोड़ना चाहेंगी साथ में? इसके अलावा इनने जो कहा, गीतेश्वरी दी ने जो कहा, उसके अलावा कुछ आप जोड़ना चाहेंगी? जोड़ेंगे? नहीं? राजेश भैया आपको जोड़ेंगे? बात पहुंच पा रही बराबर अपनी, है ना? इधर तो सबको पहुंच रहा। ठाकुर राम जी, हाँ, माइक लीजिए, माइक। वही तो बोलना है, जो नहीं बोल सकते उसी को तो बोलना है, उसी का नाम सत्य का उद्घाटन है ना? बोलिए, जो भी पकड़ में आया, जो भी समझ में आया, वही तो ज़रूरी है। बोलिए तो सही, ऐसा नहीं फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है, हमारा गला बैठ रहा है।
7 घंटे बोल रहे हैं, करीब कितना घंटे बोलना हो रहा है? 1 आध मिनट तो आप बोल दो। हाँ, अस्तित्व सह अस्तित्व है, ये पकड़ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? क्या आया इसमें, कैसे ऐसा अस्तित्व? माइक लो ना, माइक लेके, सुनाई नहीं दे रहा। अस्तित्व में अस्तित्व सह अस्तित्व है, इसमें ये समझ आया कि अस्तित्व में जो है वो उसी रूप में बना ही रहेगा, स्थिति सत्य के रूप में, व्यापक में इकाई के रूप में बना ही रहेगा, ये समझ में आया। बहुत बढ़िया। सह-अस्तित्व पूर्वक कैसे है, उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सह-अस्तित्व पूर्वक, हाँ, क्या बोलते हैं अपन? साथ साथ है अस्तित्व में, सह-अस्तित्व साथ साथ है मतलब, बोलिए जरा। तो पता सेवा नहीं हुए, हो गया। हाँ, शब्द रूप में पता नहीं, मतलब है क्या बोल रहे हैं? समझ में आया लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ मैं। समझ में आता है लेकिन व्यक्त नहीं हो पाता, इसी का नाम अभिव्यक्ति संप्रेषण है, प्रकाशन है ना। अगर समझ में आए तो अभिव्यक्त तो होगा ही होगा। अभिव्यक्ति का मतलब यही है कि जो समझ में आ गया है उतना आप व्यक्त कर ही सकते हैं, नहीं आया तो नहीं कर पाते हैं। हाँ, देख कर बोलिए। नहीं और नहीं बोल पाऊंगा मैं। इकाइयाँ किस स्वरूप में हैं? इकाइयाँ, अस्तित्व में इकाइयाँ कैसे हैं? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? आप कहाँ पर हो? व्यापक में डूबी भीगी घिरी है। व्यापक में डूबी, उस वजह से क्या है? डूबी भीगी घिरी होने की वजह से क्या है? क्रियाशील है। क्रियाशील। उसके परिणाम में क्या है? परिणाम में अमृतत्व है, उसमें कठिन पूर्णता है उसमें। हाँ, है ना। तो क्रियाशील है तो क्रिया का कोई परिणाम होगा, है ना। तो क्या परिणाम है बोल रहे? क्रियाशीलता का गठन पूर्णता है उसमें, वो परिणाम। इकाइयाँ किस किस रूप में दिखती हैं परिणाम स्वरूप? क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और गठन ये जो पूर्णता। एकदम एक्सट्रीम हो गया। तो इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में इकाइयाँ कैसे कैसे दिखती हैं? आप अपने आप को कैसे देखते हो? कोई अवस्था है? नहीं बता। कोई स्टेज है, कोई अवस्था है? अवस्था 4 अवस्थाएं हमारे। 4 अवस्था कौन कौन से? पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। जिसमें पदार्थ में वस्तु उसके आकार के रूप में हम डिवाइड करते हैं, और प्राणावस्था में पेड़ पौधे, जीवावस्था में जीव जंतु है, और ज्ञानावस्था में मानव को रखा गया है उसके रूप गुण स्वभाव धर्म अनुसंगिक के आधार पर। अभी का मानव जीवावस्था के लायक है कि ज्ञानावस्था के लायक है? जीवावस्था के। जीवावस्था के लायक है। हम सब के सब किसके लायक हैं? जीवावस्था के लायक है कि ज्ञानावस्था के लायक है? अभी जीवावस्था के लायक। क्यों है? क्यों ऐसा है? भ्रमित मान्यता के कारण। वो कैसे करते हैं अपन? जीव की तरह हम जीते हैं, ये कैसे साबित होता है? अपने में वो जो ज्ञानावस्था में जो रूप गुण स्वभाव धर्म है वो अपने में दिखाई नहीं देता, इस कारण से जीवावस्था के रूप में अभी हम जी रहे हैं। इतना बढ़िया बोल रहे हैं ना। अब बोलते बोलूँगा नहीं। बहुत बढ़िया बोले, बहुत सुंदर। बताइए शंकर बाबू जी, कहाँ तक बात पहुँच गई? अपन आगे बढ़ पाए कि नहीं बढ़ पाए? अस्तित्व दर्शन में कुछ पुरानी मान्यता ध्वस्त हुई कि नहीं हुई? हाँ, आगे बात तो बढ़ी है। जी, व्यवस्था में, माइक को थोड़ा सामने रखिए। व्यवस्था में 4 हैं: पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। तो ज्ञान, ईश्वर कुछ करता धरता है कि नहीं? ईश्वर क्या करता है? ईश्वर हमारी जिंदगी में, ईश्वर की क्या भूमिका है?
हमको लगता है कि विश्वास ही ईश्वर है। हाँ, विश्वास ही ईश्वर है। विश्वास ही ईश्वर है। हाँ, विश्वास के साथ हम करते हैं, फलीभूत होते हैं। हाँ, विश्वास ही ईश्वर है, ऐसा कैसे अपन कह सकते हैं, किस आधार पर? जैसे मंदिर में जाते हैं तो हमको विश्वास है कि यहाँ शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, ये मान्यता के रूप में है अपने, मान्यता मान के लिए। रूप में मान लिए कि मंदिर में है, हैं। बाहर में या है। जाते हैं बाहर में नहीं है, ऐसा मान्यता बन गया है। आपको खुद जाते हैं मंदिर दिखता है, झुक जाता है। आपको खुद को क्या लगता है, ईश्वर मंदिर में है कि बाहर भी है? ईश्वर तो मेरा मान्यता है कि हर जगह है, हर जगह। जहाँ माने वहाँ है, किस रूप में? लेकिन उतना क्षमता चाहिए। हाँ। किस रूप में ईश्वर? ईश्वर सूक्ष्म रूप में। हमको किस रूप में दिखाई देता है? आपको किस रूप में? सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म रूप में कैसा है? सूक्ष्म रूप का जो दिखाई नहीं देता है, बिना रंग बिना रूप, जिसका कोई आकार है न प्रकार है। और उसका कोई योगदान है हमारी जिंदगी में? ईश्वर का कोई योगदान है क्या हमारी जिंदगी में? हमको नहीं लगता है। हाँ? हमको नहीं लगता है। ईश्वर कर्म के अनुसार ये फल मिलते हैं। ईश्वर का कोई रोल है कि नहीं हमारी लाइफ में? कोई शक्ति तो है। कैसी शक्ति है? बहुत ताकतवर, जो दुनिया को चला रही है, जो दुनिया को चला रही है। कोई तो शक्ति है। बताइए। अब हमारे लिए भैया जी जो हैं, है ना, क्योंकि एक आयु हो चुकी है, स्थिरता आ चुकी है, हम ये जो बातचीत कर रहे हैं इसमें से कितना कुछ फ़र्क समझ में आया। ये तो आप पूरा अपने उस आधार पे बोल रहे हैं जो वर्षों से चला आ रहा है, उसके आधार पे आपने कोई निर्णय लेके रखा है। पिछले 4 दिनों जो चर्चा कर रहे हैं उससे क्या तो फर्क समझ पड़ता है? में आ रहा है, देख भी रहे हैं। जी। हमको बेटा द्वारा मानिए, मेरा आधार बेटा ही है। हमको जीव विज्ञान बहुत सुंदर लगा। पहला शिविर के बाद में मैं बहुत कह रहा था, इसके पहले भी मैंने कहा कि बहुत इंटरेस्ट लिया कि लोगों को समझावें, लेकिन लोग जीव अवस्था में जी रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। मेरे यहाँ है व्यवस्था आप शिविर अपने कराने आप के पे लिए। क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं? दूसरों को छोड़िए, आपका स्वयं का क्या निष्कर्ष निकल पा रहे हैं कि ईश्वर है तो कैसा है? अब ईश्वर को आप किस रूप में देखते हैं? आपका खुद का निष्कर्ष। अब तर्कपूर्ण ढंग से हम बात कर रहे हैं ना। ईश्वर को हम शिव के रूप में देखते हैं। शिव के रूप में। शिव कैसा करते हैं? कोई माने शक्ति, शक्ति। आत्मा बिंदी। यहाँ जो अपन चर्चा किए हैं ये भिन्न है कि वही जाए वैसा ही है? मैंने ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है ना? ईश्वर को हम किस रूप में देख रहे हैं यहाँ पर? ये तो भिन्न दिखता है ना? भिन्न दिखता है। ये स्वीकार्य होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। हाँ। तो शिव के रूप में ईश्वर, फिर शिव के रूप में ईश्वर तो अलग हो गए। आपका नाम शंकर है ना? जी। है ना? कहीं नाम की वजह से भी ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं पड़ा है? बहुत फर्क पड़ता है नाम का? फर्क पड़ता है नाम का? हाँ, पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका नाम शंकर है इस वजह से आप शिव को मानते हैं? नहीं, पूरा पहले से ही मेरे घर के बाजू में उनका मंदिर है, इसलिए पूरा ऊपर से जनरेशन ही निकलते हैं तो इस मंदिर में इस तरह से है। जी। गिलाई बेटा यहाँ आना कहाँ आ रही ना? अपन जरा इस पे, मुझे मालूम है 24 घंटे में 48 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लगातार बात करते रहे, आपका ध्यान बना रहेगा ना तो फ़र्क पड़ेगा।
क्योंकि बहुत कठिन है। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, बहुत मुश्किल से मेरी भी स्वीकृति बनी बहुत सारी बातों को लेकर, लेकिन जब स्वीकृति बन गई तो अद्भुत आनंद आया। ऐसा अद्भुत लगा स्वीकृति को लेकर जो कहा गया, क्योंकि तर्कपूर्ण विधि से बात की गई ना, तर्क के आधार पर। हम सब तर्कशील लोग हैं ना, अब हम मानने वाले लोगों में से नहीं ना। पहले के एक दौर था जो माना करता था ना, मानने का मतलब कि एक किस्म की भक्ति थी ना, पहले एक किस्म की आस्था थी ना। तो आस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा एक समय में। उस आस्था की वजह से हम बहुत सारी बातों को मान चुके हैं, स्वीकार के बैठे हुए हैं, है ना। जैसे आपका शिव जी के प्रति जो इतनी भक्ति है या स्वीकृति है, ये उस पुरानी गहरी मान्यता का प्रभाव है कि अब शिव जी के बारे में आप ऐसी कोई बात नहीं सुन सकते जो आपकी कल्पना में नहीं आता। अगर हम ये कहें कि शिव जी एक मान्यता के आधार पे एक इंसान थे, तो स्वीकार्य नहीं होगा ना, होगा तो भगवान है। भगवान क्या होता है? भगवान को हम कैसा मानते हैं? तो भगवान जो मुझसे बड़ा हो, जो सामान्य मानव से बड़ा हो, इसलिए मानते हैं ना जी। भगवान का हमारे लिए क्या अर्थ निकलता है? मैं इसलिए व्यापक और सत्ता शब्द का इस्तेमाल इसीलिए दर्शन ने बहुत ज़्यादा करता, मैं भी करता रहा, क्योंकि भगवान बोलने से ना बहुत गहरा असर पड़ जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ईश्वर में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, अब इस ईश्वर को कह दूं शिव में है, बहुत फर्क पड़ गया ना। शिव लिखना भी गलत होता है, शिव जी में है। शंकर जी में है, भाव वही है। हाँ, है ना। अब ये फर्क समझ में आ रहा है अपने को। शंकर जी में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, ऐसा बोलना स्वीकार्य हो पा रहा है? आपको हो पा रहा है? ईश्वर में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, ये स्वीकार्य हो पा रहा है? व्यापक बोलते तो फटाक से हो जाता है। व्यापक में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, ये बोलना स्वीकार्य है? इसकी स्वीकृति आसान है। क्यों आसान आपको बताऊं? क्योंकि व्यापक से हम कुछ कनेक्शन निकालते ही नहीं है। व्यापक मुझसे जुड़ा है नहीं है, एक शब्द है ना। और मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि अल्लाह में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, तब खुदा में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, तब हाँ एकदम अलग हो जाएगा। है ना। ये हम बचपन से जाने पहचाने शब्द हैं, मैं शब्द की बात कर रहा हूँ। उन शब्दों का अर्थ हमने मान कर रखा हुआ है। शिव जी कहा तो वो भगवान है, शिव जी एक इंसान नहीं है। ये गहरी मान्यता, गहराई से स्वीकृत है ना हमारे लिए। किसी व्यक्ति का नाम गणेश हो अलग है, लेकिन गणेश जी कहते हैं तो भगवान ही है वो। श्री गणेश करो, पूजा करो। तो ये बड़ी गहरी मान्यताओं की वजह से हम इन शब्दों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। अल्लाह के साथ अल्लाह ही सब कुछ है, ऐसा अगर मैं पढ़ाने लगूं तो हो सकता है आप में से अधिकांश लोग चाय के बाद निकल जाए यहाँ से। ठीक है, ब्रेक और चले जाएंगे ना। यहाँ तो अल्लाह की बात कर रहे हैं। क्यों भैया?
उसके साथ हम जुड़े हैं ना, उन शब्दों के साथ हम इस कदर जुड़े हुए हैं कि उनका एक अर्थ निकाल कर हम बैठे हुए हैं। व्यापक बोलते हैं तो कुछ नहीं। अब अगर व्यापक को खाली स्थान भी कहा, अब खाली स्थान कहो तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये शिव जी से जुड़ता है, ये शंकर जी से जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। खाली स्थान में हर एक इकाई है। अच्छा है, बढ़िया है। राइट, असीमित है। तो व्यापक में एक कल्पना बनती है, व्यापक में एक और कल्पना बनती कि व्यापक कुछ करता नहीं है। लेकिन भगवान बोल दो, ईश्वर बोल दो, अल्लाह बोल दो, फटाक से कल्पना में वो आ जाती है ईश्वर में, तो फिर वो कृष्ण याद आ जाएंगे आपको। हाँ, कृष्ण ने दर्शन कराए थे, उनका मुंह ऐसे निकला था और पूरी अस्तित्व दिखाता, ऐसा था ना महाभारत की कहानी, वो सब याद आ जाती। तो कृष्ण जी में पूरा अस्तित्व भरा हुआ, पूरा संसार भरा हुआ है, आपकी स्वीकृति है। अब वो एक कर्ता के रूप में है। और यहाँ एक फंडामेंटल बात कही जा रही है, ईश्वर कर्ता नहीं है, भगवान कर्ता नहीं है, कुछ नहीं करता भगवान। भगवान कुछ भी नहीं करता, ईश्वर कुछ नहीं करता, अल्लाह कुछ नहीं करता। जिनको भी हमने भगवान माना, कोई कुछ नहीं करते। उनके लिए एक शब्द यहाँ दर्शन में दिया गया, उन सबको हम देव मानव और दिव्य मानव की श्रेणी में रखते हैं। तो दिव्य मानव है, हुए होंगे मानव के रूप में, वो मानव है, वो भगवान नहीं है। ये एक आधारभूत फर्क है कि जिस ईश्वर की बात हम करते हैं, परंपरा ने जो कहा है, परंपरा में जिस धर्म की मान्यता के अनुरूप गॉड, अल्लाह शब्द आए हैं, उन सब से भिन्न बात यहाँ पे रखी जा रही है ना। पुरानी परंपरा में ये जो कुछ है, व्यापक को कर्ता माना गया है कि ये कर्ता है ना। मानव भोगता है, व्यापक करता है और मानव भोगता है। दृष्टा भी किसको कहा? ईश्वर को। परंपरा में दृष्टा किसको कहा? सब कुछ देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऐसे ही ना। परंपरा में क्या है? कोई है जो हमको देख रहा है, बहुत गहरे से स्वीकार है, बहुत गहरे से। बचपन में आप सब छोटे छोटे हो तो बोले होंगे ना, भगवान देख रहा है। देखना, एक दिन आपके कर्मों का फल आपको पता चलेगा, सब देख रहे भगवान। बचपन से ऐसी मान्यता है ना हमारे साथ में, सब देख रहे, तुमको बताएगा, मजा चखाएगा भगवान एक दिन। ये बचपन से हमने बहुत गहरे से स्वीकारा हुआ है कि भगवान देखता है। अब यहाँ करें, वो देखता नहीं है, वो दृष्टा नहीं है। तो ना दृष्टा है, ना करता है, ना भोगता है। व्यापक क्या है? व्यापक शून्य है। व्यापक क्या है? समस्त क्रियाओं का आधार है। व्यापक हम सब की पूरी क्रियाशीलता का आधार है। व्यापक से हमें सतत सोचने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ज्ञान के रूप में है। व्यापक के हर एक इकाई व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, इस वजह से क्रियाशील है, इस वजह से उसमें सक्रियता है। हम सब की सक्रियता का आधार व्यापक में संपृक्त होना है। अब ये बहुत बड़ा फर्क है, पुरानी मान्यता को और आज की मान्यता को लेकर देखें, एक बहुत बड़ा फर्क है ना। इस फर्क के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, जिसको कहा कि हम एक नई स्लेट लिख रहे हैं, एक नई चीज़ हम दास्तान लिख रहे हैं, समझने की, अपनी समझ की एक नई दास्तान लिखने बैठे हैं, तो स्लेट साफ हो जाए। अगर हम उन स्लेट के साथ में चल रहे हैं कि भगवान तो, हमको तो ये बताया गया था कि भगवान तो देखता है, यहाँ ऐसा कैसे बोलते हैं, ये लोग भगवान को नहीं मानते, फिर ये निकल के आते हैं नास्तिक लोग हैं, ये भी भाव आता है। तो मध्यस्थ दर्शन नास्तिकता की बात करता है, फिर ऐसा निकल के आता है। जबकि क्या कहा जा रहा है? हम पूरे के पूरे भावपूर्ण लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। धर्म क्या है? तो कल हमने धर्म की चर्चा की।
सुख धर्मी है, हम धार्मिक हैं। किस अर्थ में धार्मिक हैं? कि हम सब सुख की तलाश में निकले हुए लोग हैं, हम सब के सब सुख पाना चाहते हैं, क्योंकि मानव का धर्म सुख है, मानव सुख धर्मी है। तो यूं करके अस्तित्व को लेकर आपको बहुत सारी मान्यताएं या तो टूटती नजर आएंगी या उस पर एक बार पुनर्विचार की ज़रूरत है। पुनर्विचार करेंगे इस दर्शन के प्रकाश में। यहाँ भी तर्क को काट कर देखना बहुत ज़रूरी है। ये जो बोला जा रहा है इसको मानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है। अब जैसे कह दिया गया जड़ परमाणु ही विकसित होकर चैतन्य बनता है, मानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तर्क का इस्तेमाल किया जाए। तर्क क्या है? किसी ने मेरे सामने प्रस्ताव दिया कि ये जो जड़ परमाणु ही विकसित होकर चैतन्य बनता है, तो इसको अपने स्तर पे जांचा जाए, ये बात सही है कि नहीं है। तो तर्क का पहला बिंदु निकल के आता है कि इस अस्तित्व में कोई भी इकाई नष्ट होती है क्या? लॉजिकल बात कर रहे हैं, मानना नहीं है। क्या ना बेटा? अस्तित्व में कोई इकाई नष्ट होती है क्या? नहीं होती नष्ट। जब कोई इकाई नष्ट नहीं होती तो ये जो मैं हूँ, जो सोचता है, बोलता है, विचार करता है, ये नष्ट हो सकता है क्या? लेकिन जब मृत्यु आती है तो हम बोलते हैं ना सब चला गया, खत्म हो गया, ये बोलते हैं ना अपन शब्द, वो नहीं रहे। अब कोई व्यक्ति जो बोला करता था वो बोल नहीं रहा है, उसका शरीर जो है शांत हो गया है, वो बोल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या? वो खत्म हो गया तो क्या हुआ? हाँ, माइक। शरीर मतलब वो मर गया, शरीर मर जाता है, शरीर उसका शांत हो गया। अब शरीर में जो क्रियाएं हो रही थी, वो क्रियाएं जीवन क्रिया जिसके माध्यम से होती दिखती थी वो नहीं हो रही हैं, पर शरीर में क्रियाशीलता बनी हुई है। कैसी क्रियाशीलता? डिकम्पोज होने वाली। कोई व्यक्ति मर गया जो बोलते हैं, उसमें क्या मरता है? कोई व्यक्ति मर गया, उसमें क्या मरता है? मर गया बोलने से क्या मतलब है? शरीर और जीवन अलग हो गया है ना? शरीर और जीवन अलग हो गया। जीवन ने शरीर का साथ छोड़ दिया। इस फर्क को समझा जाए कि वह मानव जो शरीर और जीवन के रूप में संयुक्त रूप से अभिव्यक्त हो रहा था, उस मानव की अभिव्यक्ति अब शांत हो गई, क्योंकि शरीर को जीवन ने छोड़ दिया। वो शरीर, इसमें 2-3 घटनाएं घटती हैं। एक आयु के पश्चात ये भी होता है कि बहुत सारी क्रियाएं, भौतिक रासायनिक क्रियाएं प्राण कोशा में शिथिल पड़ती जाती हैं। तो बहुत नैसर्गिक प्रक्रिया में जीवन के संकेतों को शरीर ग्रहण नहीं कर पाता। जीवन चाहता है कि उठे, शरीर उठ नहीं पाता, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो एक समय ऐसा आता है जब जीवन तय करता है कि अब ये शरीर चलाने योग्य नहीं रहा, इसको छोड़ दिया जाए। ऐसा होता है। लेकिन एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि शरीर को उसने छोड़ा तो गया कहाँ? जीवन खत्म हो गया? नहीं हुआ।
अब अगर ये नहीं हुआ तो वास्तव में वो क्या था, वो किस रूप में था, उसका आकार कैसा था, उसमें क्रिया कैसे होती थी, उसमें घटना कैसे घटती थी। आज हमें पेन, दरी, चादर, शरीर की सारी चीज़ों को हम पहचानते हैं ना, उसका कोई चित्र बनता है जीवन का, उसकी कोई फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो अगर कोई खींचता है, मेरी फ़ोटो खींचा तो क्या चीज़ है वो? शरीर की फ़ोटो है, जीवन की फ़ोटो तो नहीं ना। तो जीवन की फ़ोटो नहीं खींची जा सकती। पहली बात, जीवन का कोई वजन दिखता है? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा रिसर्च किया है कि वो शरीर जब आत्मा अलग होता है तो वजन कम होता है। किसी ने कहा 2.5 ग्राम, किसी ने 1.5 ग्राम, ऐसा कुछ है ना, 21 ग्राम एक कहा है बस। होता क्या है, जैसे ही जीवन ने शरीर को छोड़ा, प्राण कोशाएं की क्रियाशीलता रुकी, हवा का आवागमन रुका, तो डीकम्पोजिशन तत्काल स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे दो घटना घटती है, या तो शरीर हल्का हो जाता है या भारी हो जाता है, दोनों होता है। मृत देह का वजन ज़्यादा रहता है, किस आधार पे ज़्यादा हो जाता है? हाँ, चैतन्य शरीर को संभाले हुए होता है, लेकिन जब वो चल जाता है जीवन, तब अपने आप को वो भारी भारी हो जाता है, फिर इसलिए से शरीर भारी हो जाता है। कैसे अपने आप भारी होता है? क्या घटता होगा? आपका बहुत साधारण से उदाहरण देता हूँ, समझने की कोशिश कर लेना। अब वापस टिश्यू कल्चर में चले आता हूँ। आप देखते हैं कि आप कोई पौधा लगाइए गमले में, उसका वज़न नोट कर लो आप। मिट्टी का वज़न 2 किलो, मिट्टी का वज़न, गमले का वज़न 1 किलो, 3 किलो। आपने कोई बीज डाला और उससे पानी दे रहे पौधे में। अब वो जो गमले का वज़न और मिट्टी का वज़न 3 किलो है, उसमें 1 किलो पौधे का वज़न आ जाता है। बढ़ने के बाद पौधा बढ़ता है, तो गणित की भाषा में क्या हो गया? 1 किलो मिट्टी थी, 3 किलो 2 किलो मिट्टी थी, 1 किलो गमला था, 3 किलो हुआ। बीज एक डाला, 10 ग्राम का बीज डाला, 5 ग्राम का बीज का वज़न। लेकिन उसमें पौधा आता है और जब बढ़ता है तो पता चलता है कि 2-2 किलो की लौकी आ रही है। होता है ना ऐसा? गमले में, मैं गमले को उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 2 किलो मिट्टी, 1 किलो गमला, और उसमें जब पौधा फला तो रोज़, यानी एक समय के बाद 45-50 दिन के बाद आप रोज़ कम से हर एक दिन की आड़ में 1-1 किलो लौकी निकाल सकते हो ना। ये कहाँ से आ गया? मिट्टी का वजन जस का तस है, गमले का वजन जस का तस है। पानी को, पौधे को सुखा दो, चलो ड्राई करो, तो भी वजन बढ़ा हवा से। ऐसे ही मृत देह के साथ होता है। प्राण कोशा मर गई है, लेकिन भौतिक रासायनिक क्रिया तो चल रही ना। उस भौतिक रासायनिक क्रिया की वजह से वातावरण में जो नमी है, जो वायु है, जो सूक्ष्म जीव है, सबसे बड़े सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव उसको खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उनका भोजन हो गया ना, तो सूक्ष्म जीव उसको खाते हैं, तो सूक्ष्म जीवों की आबादी बढ़ती है, तो बैक्टीरिया फंगस की ग्रोथ दिखती है। आप रोटी छोड़ देते हो, बारिश का दिन है, रोटी छोड़ दो, फंगस भर जाएगा। कहाँ से आ गया? उसमें वातावरण से। तो कहने का आशय ये था कि आत्मा का कोई वजन नहीं है, जीवन का कोई वजन नहीं है, तो ना जीवन में कोई भार है, ना उसका कोई आकार है। ऐसी कोई वस्तु आज तक बनी नहीं जो ये मेज़र करके बता दे कि सोचने में इतना किलो ऊर्जा लगती है, इतना कैलोरी, विचार करने में, विश्वास करने में, प्रेम करने में, सुख को भोगने में। क्या है? कोई खर्चा है किसी भी तरह का? प्रेम करो तो प्रेम बढ़ता है,
कोई वजन है जो बढ़ता है? इन कहा जाता है ना, सुख बांटोगे तो सुख बढ़ेगा। एक घटना बढ़ना जैसी कोई चीज़ नहीं है वजन के रूप में। तो सारा मामला क्या है? कोई एक तीसरी चीज़ है। इसको सबको मिटा दूं ना मैं? जी, माइक दे दीजिए दीदी को। अच्छा, फोटो ले रही हैं? मैं ईश्वर लिखा था बट ठीक है। हाँ नहीं, लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है, अपने को सबको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। तो हम तर्कपूर्ण विधि से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अस्तित्व में इकाइयां हैं, विज्ञान कहता है कि सिर्फ जड़ इकाइयां हैं, चैतन्य है कि नहीं, इसको प्रश्न करें ना अपन अपने आप से। तो एक चीज़ पकड़ में आ रही है, पकड़ने के हिसाब से, कि इस ब्रेन का पूरा सर्जरी करके देख डालो तो कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहाँ से कोई सूचना लेने का, संकेत देने का कोई वस्तु मिले। ऐसी कोई वस्तु नहीं है ना? आप लोग अध्ययन करेंगे, सारे रिसर्च देखेंगे, बहुत प्रयोग हुआ। जो मैं आपको आइंस्टीन का किस्सा बता रहा था ना, लोगों ने बहुत प्रयोग किया कि ब्रेन ही सब कुछ है, तो दिमाग ये इसी में है, सोचना समझना इसी ब्रेन में है। तो सब कुछ लोगों ने चीर फाड़ कर डाला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में घुस के 1,00,000 गुना मैग्नीफाई करके उस ब्रेन के एक एक तंतु को देखा, कहीं नहीं मिला इंटेलिजेंस का कोई जीन हो, बुद्धि का कोई हिस्सा हो। तो वस्तु के रूप में कोई भी भौतिक या रासायनिक वस्तु नहीं है, कोई चीज़ है, लेकिन वो जो चीज़ है, वो जो वस्तु है, वो किसी यंत्र में नहीं आता। आज तक किसी भी यंत्र में भाव पकड़ में नहीं आए। मेरे और आपके बीच में जो सुख का भाव है, प्रेम का भाव है, ये किसी यंत्र से पकड़ में नहीं आया। प्रभाव पड़ा लोगों ने, प्रभाव का अध्ययन है। क्या प्रभाव का? कि कोई आदमी जब खुश होता है तो उसके दिमाग में कुछ तरंगे जो निकलती हैं, उससे उसकी व्यवस्था ठीक होती है, वो प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कि जीवन में जो क्रिया घटी, शरीर में जो गई, संकेत ग्रहण किए, उसकी वजह से ब्रेन में कोई कंपन होता है, कोई वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को लोग मेज़र करते हैं और उसी वाइब्रेशन को कुछ लोगों ने बता दिया यही कॉन्शियसनेस है, यही चेतना है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको रिपीट किया तो नहीं पता चला। तो कोई आदमी खुश होता है, दुख होता है, लोगों ने इमेज बना दी। एक इंडियन साइंटिस्ट थी, जो मैं क्रिक की बात कर रहा था, ब्रिटेन में ससेक्स में, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स। अब वहाँ पे ये निकालने की कोशिश की है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो ब्रेन को असर पड़ता है, तो कोई चेतना का असर दिखता है, बट वो सिर्फ असर है, वस्तु के रूप में कुछ पकड़ में नहीं आता। जैसे मैं और आप, हम दोनों आपस में भी सुन रहे हैं, ये जो सुन रहे हैं इसमें से कोई चीज़ आपकी मेमोरी में कलेक्ट हो रही है। ये मेमोरी में कहाँ कलेक्ट हो रही है? वो जगह कहाँ पर है? तो ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं है दिमाग के भीतर में जहाँ सूचनाएं जो है कलेक्ट होके वस्तु के रूप में जमा होती जा रही है। देयर इज़ नो लाइब्रेरी, कोई रूम नहीं है, कोई खांचा नहीं है। तो ये क्या साबित करता है? कि कोई ऐसी चीज़ है भाव के रूप में, ज्ञान के रूप में, विचार के रूप में, समझ के रूप में, जिसका ना वजन है ना कोई मेज़रमेंट है।
इसलिए उसे कहा भारहीन है। अब यहाँ से एक शिफ्ट होगा कि ये जो जड़ है, जो भी इकाइयाँ हैं, उनमें से कहीं से भी ज्ञान नहीं निकला। एक दूसरा पहलू भी कहा जाए कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, जो समझ जिसको कहा जाता है, कोई विज्ञान का नियम निकला, कोई बहुत अद्भुत विचार आए, वो जगह लोकेट नहीं हो पाई, उसका कोई लोकेशन नहीं है। लेकिन ज्ञान तो है, विचार तो है, तो ये जो है ये दिखता क्यों नहीं, ये मिलता क्यों नहीं, ये पकड़ में क्यों नहीं आता, ये किसी यंत्र में क्यों नहीं समाता, इसकी इमेज क्यों नहीं बनती? क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड एनी इमेजिनेशन, इसका कोई चित्र नहीं हो सकता, क्योंकि यह वस्तु के रूप में ये कोई भौतिक रासायनिक वस्तु नहीं है। अब भौतिक रासायनिक वस्तु में चित्र बनता है। भौतिक वस्तु किसे कहा? जो सिंगल परमाणु हैं। जब दो परमाणु मिलते हैं तो अणु की रचना होती है और उससे रासायनिक क्रिया चालू होती है, तो उसे कहा रसायन। तो अगर हाइड्रोजन कहा तो भौतिक है, उससे भौतिक क्रिया हो रही है। लोहा कहा, लोहे को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, रासायनिक क्रिया नहीं है, भौतिक क्रिया है। लेकिन उस लोहे के साथ पानी मिला तो फेरस ऑक्साइड बन गया, सल्फर मिल गया, फेरस सल्फेट बन गया। तो दो अलग अलग प्रजाति के परमाणु मिले और उनके मिलने से, उनके आकर्षण प्रत्याकर्षण से कोई घटना घटती है, कोई क्रिया होती है, वो कहलाती रासायनिक क्रिया। तो वो कोई रसायन हुआ या भौतिक हुआ, बट मूल रूप से क्या है? वो भौतिक है, फिजिकल है। तो जो मैटर शब्द है, जो मात्रा है, ये फिजिकल मैटर है, भौतिक वस्तु है। अब यहाँ जो हम भाव कर रहे हैं, भाव, विचार, है ना, प्रेम, ये जो भी है, ये टोटल क्या है? ये अभौतिक है। दो प्रेम मिलकर एक नया कुछ अणु बनता हो, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। दो विश्वास मिलकर कुछ बन जाते होंगे, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। दो ज्ञान मिलकर कुछ बन जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। कि बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ा तो प्रेम बढ़ गया, तापमान घटा तो प्रेम घट गया, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। तो लॉजिकली अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये निकल कर आता है कि यह जो भाव, विचार, प्रेम, ये जो कुछ भी है, ये अभौतिक है। है ना? अब मध्यस्थ दर्शन का ये सबसे बड़ा अनुसंधान मैं कहूँगा, लॉजिकल रिसर्च। नागराज जी ने जो सबसे बड़ा अनुसंधान किया, उस अनुसंधान में कहूँगा कि उन्होंने पहचाना कि अस्तित्व में तीन क्रिया है, तीन तरह की क्रिया है। इसे क्रिया के रूप में पहचाना। क्रिया हो रही ना, एक है भौतिक क्रिया, ये दूसरी रासायनिक क्रिया, और तीसरे का अब नाम दिया, शब्द दिया, जीवन क्रिया। तो अस्तित्व में क्रियाशीलता है, इकाइयों में क्रियाशीलता है। लेकिन ये जो इकाइयां हैं, या तो भौतिक रूप से क्रियाशील हैं, रासायनिक रूप से क्रियाशील हैं, या जीवन रूप से क्रियाशील हैं। अभी तक इस वस्तु को क्रिया के रूप में नहीं पहचाना गया। अब जब क्रिया तो हो रही है तो समझ में आ रहा है ना, जो समझना है क्रिया है ना, हमारा आपस में बोलना, सोचना, समझना, ये क्रिया है। अब जब क्रिया हो रही है तो उस क्रिया हो रही मतलब कोई इकाई है, तभी तो क्रिया है। लॉजिक लगाइएगा, तर्क लगाना आप।
कि बिना इकाई के कोई क्रिया हो नहीं सकती। ये बात जरा अच्छे से पकड़िएगा, मुझे मालूम है इसको समझना बहुत टफ होगा। ये बात पकड़ में आ रही है आप लोग को? है ना बेटा, आपको पकड़ में आ रही बात? ये जो तीसरी क्रिया है ये क्या है? भौतिक रासायनिक क्रिया ये पूरे जगत में होती है। भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के रूप में सारी क्रियाशीलता दिखती है, बट एक ऐसी भी क्रिया है जो दिखती नहीं, महसूस होती है। एक ऐसी क्रिया है जिसको हम समझते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर पाते, उसका कोई नाप तोल नहीं हो पाता। भौतिक क्रिया हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, भौतिक क्रिया है ना। धरती का ताप बढ़ रहा है, भौतिक क्रिया। पानी में कोई रंग मिल रहा है, उससे पानी रंगीन हो गया, रासायनिक क्रिया। मेरी समझ में कुछ आ रहा है, यह भी एक क्रिया है ना। ये भौतिक क्रिया की रासायनिक क्रिया है? अभौतिक क्रिया है ना। तो मेरी समझ में कुछ आ रहा है, इसको मैं क्या नाम दूं? ये भौतिक है कि रासायनिक है? हाँ बेटा। जैसे जीवन विद्या एक परिचय में लिखा था कि जीवन ना भौतिक है ना अभौतिक है, तो और फिर अभौतिक फिर व्यापक को कह रहे हैं। तो इसलिए जीवन क्रिया अलग, क्योंकि ये क्रिया हो रही है इसलिए इसको अभौतिक भी नहीं कह रहे, क्योंकि व्यापक जो है वो क्रिया शून्य है, नहीं उसमें कोई क्रिया हो रही। और जैसे ये विचार आना या प्रेम, ये क्रियाएं हैं, भौतिक रासायनिक नहीं है, तो इसलिए उसे अभौतिक भी नहीं कह रहे ऐसे। अभौतिक कहने का मेरा आशय सिर्फ समझाने की दृष्टि में इसको अच्छे समझना। भौतिक बोलते तो समझ में आता है, अभौतिक बोले तो जो कुछ भी होता है वो अलग है। आप समझ रहे हैं? जो कुछ भी है मूल रूप से भौतिक क्रिया है। भौतिक रासायनिक हम बोलते हैं, बट रासायनिक क्रिया के पीछे भौतिक क्रिया ही है ना। हाँ। तो जो भी क्रिया के रूप में जो हम पहचानते हैं वो सब कुछ भौतिक है। जो विज्ञान ने, दर्शन ने, परंपरा ने जो कुछ भी पहचाना है क्रिया के रूप में, उस क्रिया को मूल रूप से भौतिक क्रिया के रूप में पहचाना है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं चूँकि इसका पिक्चर नहीं बनता, इसका वजन नहीं होता, इसका कोई नाप तोल नहीं है जो भौतिक का होता है, इसका कोई मापदंड नहीं है, इसको किसी पैमाने में आप नाप नहीं सकते। जो भी पैमाना है, लीटर, किलोमीटर, फीट, वर्ग, किसी भी पैमाने में आप नहीं नाप सकते। समझ का कोई पैमाना हो सकता है? समझदारी का कोई पैमाना हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए कहा कि इसका कोई पैमाना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पैमाना? बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिकल थिंग, इट इज़ नॉट मेजरेबल, है ना। ये भौतिक नहीं है, ये माप तोल योग्य नहीं है, सर। हो नहीं सकता। समझ को आचरण से समझ सकते ना, माप मतलब समझदारी को माप सकते हैं आचरण से। चलो ये बहुत अच्छा, मैं सोच रहा था इस पे आप लोग का ध्यान जाए। आप समझदारी को आचरण से नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं कि समझदार है। कैसे नापेंगे? मतलब कहीं गलती नहीं करता तो। हाँ, तो वहाँ पे बुक में लिखा है ना, समझ है तो गलती नहीं, गलती है तो समझ नहीं। जो नहीं, समझदार है वो गलती नहीं करता। पैमाना बताइए, मैं तो मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब यंत्र वाला नहीं, वो ज्ञान से मापेंगे उसको। ज्ञान से नापेंगे। हाँ। ज्ञान से नापने का मतलब क्या है? ज्ञान गोचर हुआ, है ना। तो ये नाप क्या हो गया? अलग हो गया नहीं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? क्या इसे नापा जा सकता है? जितने भी यंत्र बने हैं, क्या इसे किसी भी यंत्र से पकड़ा जा सकता है? जीवन के संकेत मिल रहे हैं, है ना। आप तक समझदारी पहुंच रही है, ये जो समझ पहुंच रही है, क्या इसके लिए कोई यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक लेज़र बीम है? इसको जड़ नहीं माप सकते, इसको सिर्फ जीवन ही माप सकते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली।
कम और ज़्यादा का क्या मेजरमेंट हुआ? हाँ, अभाव दुख है बोलते हैं, तो सुख मतलब कुछ तो होगा ना, मतलब लेवल उसका मापने का, तो इसीलिए सुख का भाव हो रहे हैं। नापो ना कितना किलो दुख हो गया सुख के बदले में। नहीं, वो फिजिकल में नहीं नाप सकते उसको। वही तो बात हो रही है, लेकिन अंदाज है वो ज़्यादा सुखी है कम सुखी है। अंदाज है मैं कम दुखी हूँ, वो ज़्यादा दुखी है, बट देयर इज़ नो मेजरमेंट। एक और घटना, एक जोक को सुनकर, कोई एक जोक सुना दिया जाए आपको, कोई आदमी हंसता, कोई नहीं हंसता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बकवास सुना दिए। कोई कहता है तो बकवास, अब क्या हो गया, वस्तु के रूप में एक चीज़ है, बट उसको अलग अलग ढंग से रिसीव किया। हर एक की जो ग्रहण करने की क्षमता है वो अलग अलग हुई ना। किसी को अच्छा लगा हंस दिया, किसी को बुरा लगा बोले क्या बकवास सुना रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ा, हाँ जब आगे बढ़ो यार, क्योंकि सुन ही नहीं रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं। तो क्या हो रहा है, इसका कोई नाप नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है। ज्ञान की भी वस्तु आप तक जितना पहुंच पा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है वो आप तक पहुंच पा रहा है, वो कितना पहुंच रहा है इसका कोई अमाउंट नहीं है, इसका एक अनुमान है। हाँ पहले से मैं अधिक समझदार हो गया, अब मेरे को कुछ समझ में आ गया। ये जो कुछ समझ में आ गया तो कुछ लाइनें थी, कुछ गुत्थियाँ थी, वो समझ में आया, यही हुआ ना। तो कहने का आशय क्या है कि यह जो चीज़ है, हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, हम तर्कपूर्ण विधि से बात कर रहे हैं कि इस अस्तित्व में इकाइयाँ हैं, उनमें क्रियाशीलता है, ये पूरा दिख रहा है ना, ये सारी क्रियाशीलता है ना। अब ये क्रियाशीलता जो है, ये क्रियाशीलता को अगर हम बांटने जाते हैं तो क्रियाशीलता दो तरह की है, एक भौतिक है, फिर से हमारा दूसरा अभौतिक है, और उसके लिए एक शब्द ही ला रहे हैं अपन, जो कि नहीं दिखता, नॉन फिजिकल है। अब ये जो अभौतिक है उसके लिए शब्द दिया लॉजिक के आधार पर कि यह जो क्रिया है ये जीवन क्रिया है। तो तीसरा नाम आया अब इन नाम के लिए नाम दे रहे हैं ना, ध्यान रखना, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा बोल सकते हैं क्या, जो भौतिक है उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म है, जो भौतिक नहीं है उसमें रूप गुण स्वभाव धर्म नहीं है? नहीं ऐसा नहीं, अभी उसको अभी तो हम क्रिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, क्रिया तो हो रही है। नहीं मैं भौतिक का पूछा। नहीं उसका भी रूप गुण स्वभाव धर्म निकलेगा ना, रूप नहीं है लेकिन स्वभाव धर्म तो निकलेगा ना भाई, ये क्रिया है। आप उस क्रिया को रूप गुण स्वभाव धर्म, हर एक वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर पहचान होती ही है, ये रूल है। हर एक इकाई में जीवन भी एक इकाई है, चैतन्य की इकाई है, चैतन्य क्रिया है, समझ रहे ना। तो रूप गुण स्वभाव धर्म है, बट रूप नहीं दिखता, इसलिए कहा अरूपात्मक। देखें ऊपर में अस्तित्व लिखा ना, रूपात्मक अस्तित्व और अरूपात्मक है। तो एक जो दिखता है और एक जो नहीं दिखता है, समझने के आधार पे है ना। इकाई तो है जीवन एक, आप जो कल मेरे प्रश्न की इसका रूप गुण स्वभाव धर्म होता है, अपन उसको देखेंगे ना कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात चल रही है कि क्या ये जो जीवन शब्द लाया गया है, यह जो जीवन क्रिया नाम की वस्तु बताई जा रही है, यह जो प्रचलित अवधारणा से बिल्कुल भिन्न है। अभी भी दुनिया के मैं कहता हूँ 99.99% लोग नहीं मानते, नहीं स्वीकारते कि जीवन क्रिया जैसी कोई चीज़ है। हमको क्या लगता है कि हमारी धार्मिक आस्था में हमको लगता है ना आत्मा तो है, परंपरा में तो सिखाया है ना हमको, बुद्धि तो है, बट जब स्वीकृति की बात आती है, जब उसका रियल टेस्ट होता है, तो जो डॉक्टर हेल्थ वाला बताता है ना वही आप मानते हो। गलत बोल रहा नदी भाई? हाँ, जब आपकी तबीयत खराब होती है, ब्रेन में कोई गड़बड़ी होती है, तो आप कहाँ पर जाते हो? किसी आदमी का दिमाग खराब हो गया,
उदाहरण के लिए एक बात मैं कह रहा हूँ, मानसिक रूप से उसका व्यवहार उटपटांग हो गया, कल तक ठीक ठाक था, आज गड़बड़ हो गया। अब कहाँ जाते हैं? हाँ, सही, दो जगह जाते हैं। या तो किसी बैगा के बारे में सुन के रखें, वैद्य के बारे में, ये झाड़ फूक अच्छा करता है, हवा लग गई है बाहर की। ज़्यादातर ग्रामीण मानसिकता में तो ये चलता है अपना। शहरी मानसिकता में ऐसी काफ़ी है कि इसको बाहर की हवा लग गई है, इसका दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको झाड़ फूक करा देते हैं। झाड़ फूक में जब असफल होते हैं, वैद्य की दवा काम नहीं करती है, तब डॉक्टर पास जाते हैं झक मार के, चलो अब डॉक्टर को ही दिखाई देते हैं। और डॉक्टर जब अंग्रेजी में पटर पटर करता है तो लगता है सही बोल रहा है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। हाँ हाँ होगा साहब, इसका लेफ्ट ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा है, राइट ब्रेन में ऐसा हो गया है, मिड ब्रेन एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। हाँ साहब होगा साहब, होता है ना ऐसा? क्या दिक्कत है? हम यहाँ बैठ के भले बात कर रहे हैं कि जीवन क्रिया होती है, लेकिन जब विपत्ति आती है, जब हमारे शरीर के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो अंततः आज जो चल रहा है हम उसी को स्वीकारते हैं। और आज क्या चल रहा है? डॉक्टर पास जाना है। और दूसरी तरफ और एक इंटरेस्टिंग घटना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है WHO, कल तक वो कहता था कि बीमारियों की वजह शरीर में अव्यवस्था का होना। एक लाइन थी, व्हाट इज़ डिजीज़, तो डिजीज़ को डिफाइन किया जाता है मेडिकल साइंस में, एनी फिजिकल डिसऑर्डर इज़ ए डिजीज़। जो भी आपकी व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था आ जाती है, शरीर की अव्यवस्था है, उसका नाम रोग है। अच्छा ना समझने के लिए कि शरीर में अव्यवस्था का होना रोग है ही ऐसा। पेड़ पौधों में अव्यवस्था हो गई, रोग हो गया, तो सब में रोग है। लेकिन रोग का मूल कारण क्या है? नहीं, अब अव्यवस्था कहाँ से हुई शरीर में? कौन जिम्मेदार है अव्यवस्था के लिए शरीर में? शरीर में अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं यार, नोबडी एल्स, कोई दूसरा नहीं। अगर मेरे शरीर में अव्यवस्था हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने खाने पीने में ध्यान नहीं रखा, पहली चीज़। समझा रहे हैं घर वाले बाहर का खाना मत खाना, आजकल बारिश का मौसम है, कीड़ा बीमारी फैल जाता है, लेकिन मन क्या समोसा है तो खा गए, कहाँ का समोसा क्या नहीं मालूम। एक तो ये बात हुई। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर बात, मैं जिम्मेदार हूँ वो तो खान पान का है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, कैसे स्वीकारता हूँ, कैसे अस्वीकारता हूँ, उसका नाम अब दिया गया मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। तो बीमारी की मूल वजह मानसिक स्वास्थ्य का स्वस्थ ना होना है, अब ये WHO कह रहा है। आप पढ़ते हैं इसको, आपकी जानकारी में है, दीदी जानकारी में है कि अब मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है। अब ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य से पहला ध्यान दो, है ना। और यहाँ श्रद्धेय नागराज जी क्या बोल गए हैं? मानव की क्या परिभाषा है? क्या परिभाषा मानव की? माइक लीजिए, माइक लीजिए। मैं मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी हूँ। मनस्वस्थता का आशावादी, मनाकार को साकार करने वाला और मनस्वस्थता का आशावादी की मानव संज्ञा है। ये कब कहा? 1970-72 में। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन अब बोलता है मानसिक स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है। कहाँ से निकला? वो मानसिक स्वास्थ्य के नाम पे क्या बताया जाता है? मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहा जाता है? अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहिए, किसी को डिप्रेशन आता है उससे ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। क्या बात करोगे? उसका दिमाग खराब हो जाएगा ज़्यादा बात करोगे तो। कोई काम की बात करो भाई उससे।
ज़बरदस्ती की बात मत करो, पिक्चर की बात करो, मन बहलाओ उसका, मनोरंजन करो, डिस्ट्रैक्ट कर, है ना। तो क्या दिक्कत है? अभी विज्ञान ने, परंपरा ने इस जीवन क्रिया को पहचाना ही नहीं है। जीवन क्रिया को नहीं पहचाना। जब जीवन क्रिया को नहीं पहचाना तो जीवन को तो पहचाना ही नहीं, तो चैतन्य को माना ही नहीं। चैतन्य कोई चीज़ है। अब चैतन्य क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे तो आ गए लॉजिकली कि देयर इज टू रियलिटी, दो वास्तविकता है, एक जड़ वास्तविकता है, एक चैतन्य है। एक शब्द आया ना, चैतन्य, है ना। यानी अस्तित्व में भौतिक क्रिया है और एक दूसरी तरह की क्रिया है। तो भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, और तीसरी कोई क्रिया है जो ना भौतिक है ना रासायनिक है, उसका नाम दर्शन ने दे दिया, जीवन क्रिया है। अब जब जीवन क्रिया है तो जीवन नाम की कोई इकाई भी होगी। एक क्रियाशीलता कहाँ है क्यों रायन भैया? क्रियाशीलता बिना इकाई के हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो कोई इकाई होगी। अब कोई इकाई है तो वो इकाई अस्तित्व में कहीं से तो आई होगी, कहीं से टपका तो नहीं वो। लॉजिक, मैं बार बार इस तर्क को लगाने बोल रहा हूँ कि आप तर्कपूर्ण विधि से समझने की कोशिश करें अपन कि यह जो क्रियाशीलता की वजह इकाई है, तो यह इकाई अस्तित्व में कहाँ से आई? कहाँ से आई? आपसे आप आ गई? पहले से मौजूद है? किसी सिस्टम से आई होगी? एक्सीडेंट से तो नहीं आई? कोई दुर्घटना से आई क्या? हम सब किसी दुर्घटना के शिकार हैं? नहीं है। हम सब का आना एक प्रोसेस से हुआ है, एक विधि से हुआ है ना। तो जिस तरह से हम सब के सब एक प्रोसेस से आए हैं, वैसे ही यह जो जीवन नाम की इकाई है, यह किसी प्रोसेस से आई है, आई होगी या आई है, जो भी कहें अपन। लेकिन तर्क कहता है कि जब जीवन क्रिया हो रही है, एक ऐसी तरह की क्रिया हो रही है जिसमें कि दया, कृपा, करुणा, धीरता, वीरता, उदारता, विश्वास, सम्मान, स्नेह, दुख, अजागृति, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ है ना। लेकिन ये जो कुछ भी है, इसको करने वाली कोई इकाई है, तभी तो क्रियाशीलता है। क्रियाशीलता है तो इकाई है, इकाई है तो इकाई में कोई व्यवस्था होगी। आगे की बात, इकाई है तो उस इकाई में कोई व्यवस्था होगी। तो पहला लॉजिक, ठीक है। अस्तित्व को तर्कण विधि समझने जा रहे हैं तो अस्तित्व में भौतिक क्रिया है, ये है। अस्तित्व में रासायनिक क्रिया है, ये है।
अस्तित्व में कोई तीसरी क्रिया है, और ये जो तीसरी क्रिया है इसे किसी भी यंत्र से मापा नहीं जा सकता। न इसकी गति को नाप सकते हैं, न इसमें श्रम को नाप सकते हैं, न इसके परिणाम को नाप सकते हैं। ये किसी तरह के नाप जोख से परे है ना। ये किसी तरह के नाप जोख से परे है, इसलिए इसे नाम दिया अतः जीवन क्रिया है। अब ये हमने एक गणितीय भाषा से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तर्कपूर्ण भाषा से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई क्रिया हो रही है जिसे नापा नहीं जा सकता, तो यह जो तीसरी क्रिया है ये जीवन क्रिया है, ये चैतन्य है, ये अभौतिक है, इसमें कोई रहस्य नहीं है, अरहस्य है। किसी तरह का रहस्य भी नहीं है कि आपको क्रिया पकड़ में नहीं आ रही है। जैसे हम अक्सर चमत्कार को रहस्य बोल देते हैं ना, आम तौर पे चमत्कार को हम रहस्य बोलते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, तो रहस्य है। अरासायनिक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल अभौतिक अरासायनिक। ये ना भौतिक है ना रासायनिक है ना, ठीक बोले भैया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इस तर्क के आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ बात तो सही है, ना भौतिक है ना रासायनिक है, तो जीवन क्रिया है। अब जब ये क्रिया कहा, अब 3.2 चूंकि क्रिया हो रही है, अतः इस क्रिया के मूल में इकाई है ना। ये अगला पॉइंट निकला कि इसके मूल में इकाई है। इकाई है तो इकाई में कोई व्यवस्था है, इकाई में व्यवस्था है। ये मैं बिल्कुल अलग ढंग से रख रहा हूँ, भरत भैया को हो सकता है कुछ अलग लग रहा हो, ठीक है ना भैया। बट क्या है कि हितेश भाई है ना, कल से परेशान है बेचारे, ये बहुत परेशान है, मालूम आपको, कि ये जड़ से चैतन्य कैसे बना, इसको बताओ, है ना हितेश। बहुत परेशान हो ना आप, नींद आई कि नहीं आई आपको? आपके लिए फार्मूला निकाला हूँ, बाबा जी मेरे फार्मूला नहीं बताया ना। अब सब निकलेगा। देखिए नारायण भैया बोले ना अच्छे से, हम यहाँ पे आ गए, तर्क से आए ना यहाँ पे। अब इकाई है तो इकाई में व्यवस्था है, व्यवस्था है तो उसके पीछे कोई बल है, उसमें कोई शक्ति है, बल है शक्ति है तो क्रियाशीलता है। अब ये निरंतर होता है तो इसको ऐसा बल प्राप्त है जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षय बल है। एकदम से नहीं बढ़ते, अभी थोड़ा साइंस के विद्यार्थी ना, इनको थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है ना। बट फार्मूला पकड़ में आ रहा है ना। इसको हम हर एक ढंग से देखेंगे। अब इकाई में व्यवस्था है तो व्यवस्था है तो बल संपन्नता है, शक्ति है। स्थिति में बल है, गति में शक्ति है। अब बल और शक्ति है तो बल की वजह से क्रिया है, शक्ति की वजह से क्रिया है, हम उस पे आएंगे।
हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं ठीक से? सब तक बात पहुँच पा रही है? राजेश भाई, राजेंद्र भैया, ये बात पकड़ में आ रही है कि आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई जीवन नाम की कोई वस्तु भी है? इसका कोई आधार होना चाहिए ना। बाबा जी ने बोल दिया, समझ गए? बिल्कुल नहीं, किताब में लिखा है ना, अपना तर्क लगाइए। सुजीत भाई ठीक है? ये दीदी, हाँ, उस हर कोई अपने अपने ढंग से समझाता है, कोई बात ही नहीं है, सबकी प्रस्तुति अलग अलग होती है ना। वस्तु वही है, अब आप आ गए ना, वस्तु वही है, लेकिन इसको जरा अपन ध्यान से देते हैं। क्या हुआ? क्या भैया? जिसे यंत्र से मापा नहीं जा सकता कोई तीसरी क्रिया है। ये हम देख रहे हैं ना, समझने की क्रिया, मोटे तौर पे ज्ञान की क्रिया, इसको यंत्र से नाप नहीं सकते अपन, है ना? हाँ, नहीं, वो तो सब समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना। ठीक है ना? तो कोई तीसरी क्रिया है जो ना भौतिक है ना रासायनिक है, इसलिए इसे कहा ये ना भौतिक है ना रासायनिक है, ये कोई तीसरी क्रिया है। इसका नाम तो देंगे अपन, कोई तो नाम देना होगा इस तीसरी क्रिया का। तो नाम दे दिए, आ रहा हूँ, नाम दे दिया, अभी आएंगे ना, उस पर आ रहे हैं। नाम दे दिए जीवन क्रिया, नाम है ये, चैतन्य क्रिया नाम है। अब क्रिया है तो इकाई है, हर क्रिया बिना इकाई के हो नहीं सकती। इकाई है तो उस इकाई में व्यवस्था है, व्यवस्था है, क्रियाशीलता है, उसके पीछे हम कल चर्चा किए थे, बल संपन्नता है। तो वापस आप आते हो कि चैतन्य इकाई व्यापक में डूबी है, भीगी है, घिरी है। भीगी है इसलिए बल संपन्नता है, डूबी है इसलिए क्रियाशीलता है, घिरी है इसलिए नियंत्रण है। हम वापस वहाँ पे आए, इसको दूसरे एंगल से देखिए आप। लेकिन इसमें खास बात हो रही है, इसको जो बल मिला हुआ है, अब आप अपने से देखिए, आपकी सोचने की शक्ति कभी खत्म होती है क्या? आपके विचार करने की क्षमता कभी कम होती है क्या? तो इसे जो प्राप्त है वो अक्षय बल है, जो नष्ट नहीं होता, जो कम नहीं होता, जो खत्म नहीं होता। अब इसे जो मिला है वो अक्षय बल मिला है। अब उस अक्षय बल और अक्षय शक्ति, उसकी वजह से ये सतत क्रियाशील है। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसकी क्रियाशीलता बनी है। सर, जो अक्षय बल और अक्षय शक्ति संपन्न जीवन है, तो जड़ भी तो है क्या? उसमें भी इकाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, उसके लिए भी कोई बल नहीं है, दोनों हैं। बिल्कुल, जड़, हर जड़ इकाई में बल संपन्न तो है ही, हर अक्षय है ना, वो भी अक्षय बल है। बिल्कुल सही बात है, अक्षय बल संपन्न है वो भी। वह जो संपन्नता है ऊर्जा की, वो सतत प्राप्त है ना। लेकिन एक फर्क है, क्या फर्क है? रासायनिक को नहीं है। जो सापेक्ष ऊर्जा से जिसका प्रसव हुआ है, अब आप ये बोलो कि मेरी मोटरसाइकिल अक्षय शक्ति संपन्न है, ऐसा नहीं है। नहीं तो बोलोगे पेट्रोल की जरूरत ही क्या? क्योंकि ये सब सापेक्षता में चलने वाली चीजें हैं। लेकिन जो मूल इकाई है, तभी तो सतत क्रियाशील है, तभी तो नष्ट नहीं होती। ये जो मूल इकाई हम करें, जड़ और चेतन, ये जो मूल इकाई है, जो मूल अंश है, वो तो सतत क्रियाशील है। परमाणु अंश में सतत ऊर्जा प्राप्त है, इस वजह से परमाणु अंश सतत क्रियाशील हैं। ये पेन आपको स्थिर दिखता है, लेकिन इसमें क्रियाशीलता है, सतत क्रियाशील है ना। यहाँ एक फ़र्क जो मैं आपको बताया, जो जड़ इकाई हम जो कुछ भी अभी देखते हैं, ये सब के सब मूल रूप से भौतिक हैं,
लेकिन प्रकटन के रूप में ये सब रासायनिक है। ये फर्क समझ में आ रहा है आपको? हाँ, जड़ भी अक्षय बल संपन्न है, ये मुझे नहीं डाइजेस्ट। वही तो, क्योंकि ने ऐसा लगाया है, उससे लग रहा है उसी को क्लियर कर रहा हूँ। जो मूल इकाई है जड़ है, सबसे छोटी इकाई है परमाणु, जो व्यवस्था में है। इस परमाणु को ऊर्जा सतत प्राप्त है, क्योंकि व्यापक में डूबा है, भीगा घिरा है, तो ऊर्जा का वह स्रोत खत्म हो ही नहीं रहा उसके लिए। तो परमाणु के स्तर पे और परमाणु अंश में चले जाएं तो ये सतत सक्रिय है ही, इनमें क्रियाशीलता है ही, उस अर्थ में कह रहे हैं अक्षय बल। लेकिन अगर आप इस टेबल को बोलो अक्षय बल संपन्न है तो गलत है। ये टेबल के रूप में अक्षय नहीं बना रहेगा, इसका क्षरण होना तय है। क्यों? क्योंकि यह एक रासायनिक इकाई है। फर्क पकड़ में आ रहा है? हाँ, मतलब जो भौतिक है उसमें अक्षय बल और रासायनिक में अक्षय बल नहीं है। नहीं, ठीक है। और इस वजह से भौतिक रासायनिक क्रिया का जब अध्ययन करते हैं तो मूल इकाई नष्ट नहीं होती। रचना विरचना क्या है? ये रासायनिक क्रिया है। रचना का होना रासायनिक क्रिया है, विरचना भी रासायनिक क्रिया है। क्या हुआ बेटा इस बात? हाँ, माइक दीजिए इनको। नहीं, क्लियर हो रहा है तो एग्री कर रही थी एक सेकंड से। है ना बेटा, आपको आ रहा है क्लियर? बेटा जी आप बड़े शांत रहते हो, क्या बात है? जो कभी कभी नहीं आता उसी को बताइए क्या नहीं आया। नहीं तो क्या हो रहा है, भागवत की कथा हमको नहीं पढ़ना है। क्या समझ में नहीं आया अभी इसमें? क्या पकड़ में नहीं आ रहा है? माइक हाँ, जीवन क्रिया ये रहस्य नहीं है ना मानना है। ये स्थापित कर पाएंगे आप कि जीवन क्रिया कोई रहस्य नहीं है, न किसी नागराज जी ने हमको पढ़ाया कि मान लो। मानना नहीं है इसको, इसको तर्क से समझना है। ये तर्क से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या भैया? हाँ जी, जब मैं आखिरी में था तो हमारे सर ने बताया था कि वैज्ञानिक लोग एक प्रैक्टिकल किए थे कि एक आदमी को ग्लास का बंद करके उसमें सब प्रकार का कंप्यूटर वगैरह लगा दिए थे उसमें। तो बोले कि इसके जीवन को हम लोग पकड़ेंगे कैसे भी तरह से। तो जब तक जीवित था उसका एयर को बाहर निकालते गया धीरे धीरे मशीन द्वारा, तो कंप्यूटर में ऐसे शो करते गया। जब उसका मौत हुआ तो एकदम लाइनिंग होकर के ख़त्म हो गया। तो वैज्ञानिक लोग बोले कि कहाँ चला गया इसका, वो समझ ही नहीं पाया वो लोग। राइट। ऐसे प्रयोग बहुत सारे हुए हैं, लोगों ने बहुत प्रयोग किया है, लोगों ने अपनी जान दी है ऐसा प्रयोग करते करते कि मरने के बाद क्या होता है। दूर की बात नहीं, सिमगा के एक डॉक्टर ने प्रयोग किया था। सिमगा है ना, यह एक डॉक्टर था बहुत पहले, उसने प्रयोग किया और प्रयोग करते करते मर गया। लेकिन प्रयोग करने के पहले लिखा था मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। मरा तो कुछ बता ही नहीं सकता, बात ही खत्म हो गई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और ये आज तक पकड़ में नहीं आ सका। मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, अपन अध्ययन बिंदु शिविर में है, अभी अध्ययन शिविर चालू नहीं हुआ है। अपन गहराई में जब जाएंगे तब ज़रूरत पड़ेगी तब। लेकिन ये सच्चाई है कि आज तक साइंस ने इमोशंस को किसी भी यंत्र में पकड़ा नहीं है, इमोशंस के प्रभाव को पकड़ा है। कि हृदय की गति जो है बहुत तेज चल रही थी और वो नॉर्मल हो गई, तो उसको पढ़ा ECG से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं ना, उसमें पकड़ में आता है कि जब आपके भीतर जो विचार आए, उन विचारों ने आपको आवेशित किया, उस आवेश से हृदय की धड़कन बढ़ी और जब वो विचार शांत हुआ तो धड़कन रुक गई।
ये क्या है? ये प्रभाव है। इसमें कहीं पे स्थापित नहीं कर सकते कि इमोशन धड़कन में आया, हृदय में आया था। समझ रहे हैं ना? आज तक किसी भी यंत्र से किसी भी तरह का भाव पकड़ा नहीं जा सका है। इसको सब लोग प्रयोग कर करके थक चुके हैं, और फिर भी जो लोग नहीं मानते किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, इजराइल का एक साइंटिस्ट है, उसने आपके भीतर क्या चल रहा है विचार के रूप में, उसको पकड़ने का एक यंत्र बना लिया है। क्या नादी भाई? वो डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है ना? हाँ, नहीं, पूर्वजन्म नहीं है, आपके भीतर है अभी क्या चल रहा है। तो आपके भीतर जो चल रहा है, जो विचार चल रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं ना। उसने क्लेम किया है, हुआ नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल क्या है आपको बता दूं, वो आपके भीतर चलने वाले जो आवेग हैं, है ना, उनका मेज़रमेंट है। उसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि आप अभी ना कुछ उटपटांग सोच रहे हैं। तो उटपटांग सोचेंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ेगी। तो वो उन भाव के जो तरंग हैं, उसका मस्तिष्क में क्या असर पड़ रहा है, उस प्रभाव को बोल रहा है। वो सोर्स की बात नहीं कर पा रहा है। तो प्रभाव को तो बहुत से लोगों ने स्टडी किया है ना। ईसीजी में प्रभाव आता है। आप कुछ बोल रहे हैं दीदी? देवन हिना दी, आप कुछ बोल रहे हैं? ये आ रहा है ठीक से, बराबर आ रहा है पकड़ में? हमको मानना नहीं है, जानना है। उस प्रक्रिया में आज हम ये क्या चर्चा कर रहे हैं? जीवन की कर रहे हैं। अस्तित्व का दर्शन तो कल काफ़ी कुछ हो गया, अब थोड़ा सा जीवन की चर्चा कर लें। तो मैं जीवन की चर्चा करने के पहले इस पृष्ठभूमि की बात कर रहा था कि क्या जीवन है, या जबरदस्ती आप पढ़ा रहे पकड़ के हमको। नागराज जी हमको जबरदस्ती बता दिए बेटा जीवन होता है, और हमने मान लिया। हम नहीं मानेंगे ना। लेकिन बाबा जी ने तर्कपूर्ण विधि से ही बात रखी है। वो तर्क संगत विधि में बात फिट बैठती है। एक घटना मैं बता दूं आप लोग को, क्योंकि प्रश्न बहुत आता है कि जड़ परमाणु विकसित होकर चेतन परमाणु बनता है। कब बनता है? कैसे बनता है? कब बना था? इस धरती में अभी कितने जीवन परमाणु होंगे? अभी और कितने शरीर आ सकते हैं? पहले आबादी धरती की मुश्किल से 30 करोड़ थी, अब 700 करोड़ हो गई। 2000 साल पहले इतनी थी ना आबादी? कितनी थी? आई थिंक 2 करोड़ थी। 8 से 2000 साल पहले इस पृथ्वी की जो टोटल आबादी 2 करोड़ थी, है ना? तो थोड़े से लोग थे। अब 700 करोड़ जीवन कहाँ से आ गए फिर? और अभी आ ही रहे हैं, क्यू में है, लाइन में है, और ये आबादी बढ़ सकती है, बढ़ेगी दिख रही है। तो जीवन परमाणु कितने बनते हैं, कब बनते हैं, क्या होता है, ये बहुत सारे प्रश्न हैं। इसलिए कल आपको परसों में रोका था, वो बात आज की हम करेंगे। पहली लाइन इसको पकड़ने की ज़रूरत है, जीवन परमाणु है भी कि नहीं है, ये होता है कि नहीं है, कि ये कल्पना मात्र है, ये किसी एक अच्छे दार्शनिक की कल्पना है क्या? बहुत से लोग बोलते हैं ना, चलो वो चला गया, हमको देख रहा है। बहुत से लोग की गहरी मान्यता है, हमको बाबा जी देख रहे हैं, हमको पिताजी देख रहे हैं जो चले गए। अब अकबर देखता कि नहीं देखता नहीं मालूम, पृथ्वीराज चौहान कहाँ है पता नहीं, महात्मा गांधी कहाँ है नहीं पता। बुद्ध ने कह दिया मैं आऊँगा, तो लोग इंतजार कर रहे हैं तथागत वापस आएंगे। जीसस क्राइस्ट का किस्सा बताया ना आपको, ईसा मसीह बोल गए कि मैं लौट कर आऊँगा एक दिन। वो लिखा रहता है जगह, सावधान यीशु आ रहा है। पढ़ते हैं आप लोग? पढ़े आप लोग? माइक रखिए, माइक। जब हम जी रहे हैं और मर जाएंगे, उसके आने शरीर मरता है, जीवन तो हमेशा रहता है, अभी भी है और रहेगा। तो जो कुछ जिए रहते हैं या जिसके संपर्क में रहते हैं, उनके प्रति वो जो
कुछ भी हो नहीं रहता नहीं उसको पहचानने के, ये मेरा कहने का मतलब है। बहुत सारा प्रश्न कर दी दीदी, इसके लिए पूरे 14 किताब का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अभ्यास दर्शन में मृत्यु संस्कार के बारे में बहुत अच्छा से लिखे हैं बाबा जी। करुण नहीं, अभ्यास दर्शन में मृत्यु संस्कार काफ़ी अच्छे से सब कुछ है। वो थोड़ा मैं रोक रहा हूँ आपको, इसको वो एक अलग में अपन चले जाएंगे। अभी तो हम इसको ज़रा पहले तर्क पूर्ण विधि से समझें, जीवन है भी कि नहीं है। भाई आज भी विज्ञान की मान्यता जो आप लोग को बोल रहा था ना, हमें स्वीकारता है ही नहीं। उसको दूसरे ढंग से मैं बोलता हूँ, ये पता भी चल जाए जीवन है कि आप जीवन रूप में जीते हैं, हम शरीर के रूप में जीते हैं। हमने शरीर को ही जीवन मान के रखा है, शरीर से ही संबंधित सारे काम हैं। शरीर अच्छा दिखना चाहिए, मैं लोगों को अच्छा लगना चाहिए, मुझे लोग अच्छे से स्वीकार कर सकें। पाँव तो छूने ही चाहिए यार, इतना पढ़ा रहे, कुछ तो सम्मान होना चाहिए। ऐसा होता है ना, तो पाँव छुए तो सम्मान मिला, फूल माला चढ़ा दी तो सम्मान मिला, सब शरीर का भाव है ना। नहीं, पैर छुआ ठीक है, लेकिन पैर छूकर मैं आप लोग, मैं दुनिया में कह रहा हूँ, आजकल पाँव किसका छूते हैं? किसका पाँव छूते हैं ज़्यादा लोग? नेता और पैसा वाले लोगों का। नेता और पैसे वाले। आशीर्वाद में मेरे को एक नया पद दे देना भैया, ब्लॉक का अध्यक्ष बना देना, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देना, पाँव उसका छूते ना, सब पद के लिए। तो भैया एक जगह वैसे ही जो अभी आप बोले उसी पे ही अटका हुआ हूँ। मेरे को एक चीज़ लगता है कि जब मैं जीवन क्रिया देखता हूँ, जीवन है और है लग रहा है, और जड़ एक फिजिकल जो वो है मतलब फिजिकल पार्टिकल है वो भी है, जीवन परमाणु भी है, लेकिन फिजिकल वाला वहीं पर फिर अटक गया कि वो बदला वाला नहीं, ये तो है ही लग रहा है जीवन परमाणु, और ये फिजिकल एटम्स भी है ही, पहले से ही है। ये बदलने वाला जो बोल रहे हैं ना, वही फिर अटक गए अपन। मैं उसी पे तो लाना चाहता हूँ जरा अच्छे से आप लोग अच्छे से तो ये रिवर्स, चूंकि जीवन क्रिया से मेरे को लग रहा है कि है जीवन परमाणु, और फिजिकल वाला तो दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन ये कन्वर्ट होने वाला ना, वही तो देखने वाली बात है। हाँ सेम हो गया, बहुत खुश वो तो नहीं तो वो अच्छा लग रहा है कि वही प्रश्न किया जो मैं कर रहा हूँ। और मैं ये बोल रहा हूँ हितेश को खूब मेहनत करना है, हम भी मेहनत किए ना भाई समझने में, थोड़ी आप भी मेहनत करो, लॉजिक लगाइए। ठाकुर राम जी लॉजिक लग रहा है, पकड़ में आ रहा है? इन 4-5 बिंदुओं को जरा ठीक ठीक आप समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ में आता है तो जीवन क्रिया समझ में आएगी, वरना कुछ नहीं आएगा। और रट गए। मैं भी आज आप लोग को लगा होगा आज जीवन ज्ञान की चर्चा करेंगे, मन वृत्ति, मन कैसे काम करता है, कोई मतलब नहीं। आस्वादन चैन सब रटे ना, चिंतन चित्रण क्या होता है कैसे होता नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? अभी हम यहीं पे अटके हैं। ये है भी कि नहीं है, ऐसा है भी कि नहीं है। भौतिक फटाक से पकड़ में आता है, टेबल बोलो एग्जाम्पल दिख जाता है। आप लोग बार बार का तो उदाहरण से बताओ, उदाहरण फटाक से पकड़ में आता है। ये तो है करके लग रहा है। माइक यदि जीवन परमाणु नहीं होता तो मरने के बाद अगर मैं डायरेक्ट व्यापक से ही मेरा शरीर कनेक्टेड होता तो या तो रूप परिवर्तन होता, उस जीवन का भी रूप परिवर्तन। जीवन जो है वो शरीर को छोड़ रहा है तो उसका तो रूप परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, नहीं होता ना। तो एक वो भी चीज़ आ रहा है कि एक चीज़ मन में, मान लीजिए जीवन को मैं हटा देती हूँ तो मतलब मेरा जो शरीर है वो फिर डायरेक्ट निरपेक्ष ऊर्जा से ड्राइव हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में अगर वो निरपेक्ष ऊर्जा से ड्राइव हो रहा है तो वो मैं फिर जड़ जैसी ही हो गई, फिर मैं मरती भी नहीं, मतलब मेरा जो शरीर है वो मरता नहीं, उसका रूप परिवर्तन होता।
है ना। और जीवन- अगर वो जीवन मेरे शरीर के साथ में जीवन है, इसलिए थोड़ा अलग है। मतलब जो एक टेबल में और मेरे शरीर में अंतर हो गया ना भैया, तो वही चीज़ है कि मेरी प्राण कोशा, अब यहाँ पर वो प्राण कोशा भी अलग दिखती है मुझे थोड़ी, बाकी जीव से मेरी जो मेरा जो शरीर है वो थोड़ा अलग है। एक ये भी चीज़, एक ग्लिम्स आता है, एक ये चीज़ भी दिमाग में आ रही है भैया। आपका कहना ये है कि मैं शरीर को छोड़ देती हूँ तो हाँ, शरीर मतलब अगर शरीर पड़ा रह मर- गया हाँ, तो तो उसका शरीर रूप परिवर्तन हो जाता, मतलब वो नहीं है ना, रूप परिवर्तन उस तरीके से हो रहा है, ठीक है। बट ना मतलब यहाँ पर ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ मैं कि जैसे वो मैं इसको जीवन है साथ में, इसलिए दूसरे तरीके की चीज़ें हो रही हैं। जीवन के साथ में जब शरीर है तब मेरे शरीर से जो व्यक्त हो रहा है, भाव आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं जीवन को हटा देती हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट, मेरा शरीर जो है वो जीवन से ड्राइव ना होके डायरेक्ट व्यापक से ड्राइव हो रहा है, मतलब वो क्रिया शून्य है बट फिर भी हर क्रिया का तो आधार वही है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट उससे हो रही होती हूँ तो बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे जड़ में भाव नहीं आता है तो मेरे में भी भाव नहीं आता, मतलब मैं बिल्कुल जड़ के जैसी ही होती फिर। लेकिन वो बीच में जो वो जीवन है, तो वो अलग चीज़ें जो हो रही है मेरे अंदर, वो कुछ है चीज़ जिसके कारण हो रही है। तो एक पहचानने का वो भी एक माध्यम है। मतलब मानव जो है वो एक मतलब जानवर से अलग है, एक जीव से अलग है ना, तो कुछ है उसमें। या तो उसको मैं इस तरीके से भी देखती हूँ कि चैतन्य जीव में भी है और मानव में भी है, बट मानव के पास जो हार्डवेयर है और जो जीव के पास हार्डवेयर है, तो दोनों को ही एक साथ भी देख पाती हूँ मैं कि जीव इतना ही कर पा रहा है बट मैं उससे ज़्यादा करने की क्षमता तो रखती हूँ, भले ही नहीं कर पा रही हूँ समझ की कमी के कारण। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दिख रही हैं। तो वो जीवन है वाला जो है ना, वो उसको समझ में लॉजिकल ऐसा दिखता है कि जीवन है वाला। बिल्कुल जी, वही तो कह रहे हैं कि आप अपने लॉजिक का, अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतने ही स्पष्टता से समझ में आएगा कि जीवन तो है। और एक तो चीज़ भैया, जैसे दही जम जाता है जब, तब मैं देख पाती हूँ कि दही जम गया अपनी आँखों से। क्रिया तो वैसे भी मुझे बहुत स्पष्ट नहीं समझ आती, वो अलग चीज़ है कि साइंटिस्ट और जो लोग यूज़ कर रहे हैं यंत्रों का, उससे पकड़ लें उसको, दिन और रात होते हुए दिखता है, वो भौतिक परिवर्तन में आता है ऐसा बोलते हैं उसको, बट वो भी उतना नहीं है क्लियर अभी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि क्रिया भी मुझे परिणाम के रूप में ही दिख रही है स्पष्टतः, अगर मैं भौतिक क्रिया को भी देखती हूँ तो। एक चीज़ और मुझे स्पष्ट हुई यहाँ पर, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया, कि भौतिक क्रिया के रूप में तो वो अक्षय बल संपन्न है, बट वो रासायनिक क्रिया में सापेक्षता में ही रासायनिक क्रिया है। वो भी चीज़ एक ठो क्लियर हो रही है भैया। ठीक है ना जी, मैं वही कह रहा हूँ कि अपना जितना ज़्यादा ध्यान जाएगा स्पष्टता बनती जाएगी। जितनी स्पष्टता बनेगी अपनी, हम आगे की बातों को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है राजेंद्र भाई, राजेश भाई, राजेंद्र जी, राजेश जी, ऐसी होता है ना। ये ठीक है ना राजेंद्र भाई, कि हम जब यहाँ पर आते हैं कि यह जो इकाई है, अब यहाँ पे तो आ गए कि जीवन नाम की कोई इकाई है, उसमें क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता का कारण अक्षय ऊर्जा संपन्नता है, अक्षय बल संपन्नता है, इसलिए क्रियाशील है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, ये आया तो आया कब, ये कब बना होगा, ये कैसे बना होगा। तो ये एक अकेला नहीं है, ये दो को समझना है। क्या दो? जड़ इकाई कैसे आई? आप खाली चैतन्य की क्यों सोचते हो? जड़ इकाई कहाँ से आई, वो कैसे बनी, अंश कैसे बने, ऐसा प्रश्न है ना। चैतन्य को ही क्यों सोचना? मैं तो प्रश्न करूंगा ना कि भाई इस अस्तित्व में ये जड़ परमाणु आया कब, कैसे बना, कुछ तो होगा प्रोसेस। हमें जब बोले बिना प्रोसेस के कुछ हो नहीं सकता इस धरती पे, तो इसका कोई प्रोसेस होगा। क्या प्रोसेस होगा सोचिए।
जड़ और चैतन्य इकाई कब आई, कैसे आई, क्या प्रोसेस है? ये जड़ इकाई कहीं से आया नहीं है, पहले से है। पहले से है बोले ना, पहले से है। और चैतन्य, चैतन्य का वो पता नहीं, जड़ का तो लग रहा है। पहले से है बोल के अपन कैसे निपट गए? पहले से कैसे है? कि और कोई तर्क लॉजिक नहीं लगता कि आया करके। बताइए। मेरे को भी वैसी लग रहा है भैया कि वो जड़ परमाणु पहले से है और चैतन्य परमाणु भी है। अगर मैं आपसे कहूँ धरती का इतिहास पता नहीं कौन क्या क्या बोलता है, पत्थर तो पहले से है ही। पत्थर है कि परमाणु है? परमाणु। परमाणु के रूप में क्या? परमाणु कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है परमाणु? क्या साइज देखा आपने परमाणु को? एंगस्ट्रॉन में रहता है उसका। एंगस्ट्रॉन में नापते हैं उसको। क्या नाप? 10 के घात -10 मीटर ऐसे करके। 10 के घात -10 मीटर के अनुमान से मापते हैं। मतलब उसी के लगभग है बोलते हैं। वही तो कह रहा हूँ। आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ। अरे आप ना एकदम सही है कि सबसे छोटी इकाई, बट उस छोटी इकाई का कोई नाप है, कोई पैमाना है? अपन वही बात तो कर रहे हैं जब से। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, कौन छोटा है? माइक ले लो। वो मतलब अगर जीवन परमाणु छोटा है, जड़ परमाणु बड़ा है मान लीजिए, तो फिर वो जड़ परमाणु, क्योंकि पिछले बार अध्ययन बिंदु शिविर में सुरेंद्र पाल भैया जी ये चीज़ क्लियर किए थे कि वही जो जड़ परमाणु है वही कन्वर्ट हुआ है चैतन्य परमाणु में, वह व्यवस्था के तहत हुआ है। मतलब ये एक व्यवस्था है कि कितनी पदार्थ अवस्था होगी, कितनी प्राण अवस्था होगी, कितनी जीव अवस्था, कितनी ज्ञान अवस्था। तो इस चीज़ को वो क्लियर किए थे। तो ये इस चीज़ को है, तो वही है, फिर माप वाली बात आती है, फिर काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे फिर। और वही तो कह रहा हूँ जी, मैं भी आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इसको समझने की कोशिश की जाए, हम किसी बात को समझने की उसकी तह तक जाएं, उसकी गहराई में जाएं। परमाणु आखिर आया कहाँ से? तो फिर जो निरपेक्ष ऊर्जा के लिए जो चीज़ बोलते हैं कि है, तो फिर वो जड़ परमाणु के लिए भी वही चीज़ आएगा शब्द, फिर कि वो भी अस्तित्व में है और है ही, केवल कन्वर्ट ही बस होता है फिर वो व्यवस्था के तहत। यही बात आएगी फिर उसके बाद में, तो है ना, वो व्यवस्था शब्द को जो पकड़ने वाली बात है। तो फिर वही है कि मतलब नष्ट तो फिर वो जड़ भी नहीं होता, जड़ भी है ही, वास्तविकता है वो भी। फिर कुछ चीज़ों के आधार पे जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसके आधार पे हम अनुमान लगाते हैं। हमारा सारा ज्ञान किस लिए, हमारी समझ सारी किस बात को लेकर है कि कोई घटना घटी है, घट रही है, उसके आधार पे अनुमान लगाते हैं अपन। जैसे कि अनुमान की बात करूं, परमाणु का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो मोटे तौर पे कैसे होता है परमाणु का स्ट्रक्चर? जिस तरह से इस धरती का सौर मंडल है, उसका कोई एक केंद्र है, उसके चारों तरफ कितने ग्रह चक्कर काट रहे हैं? 9 ग्रह, 10 ग्रह, 11 ग्रह अपन गिन रहे हैं, बट सूर्य के चारों चक्कर काट रहे हैं, ऐसा है ना। सूर्य केंद्र बिंदु है, सूर्य मध्यस्थ हो गया, या मध्यस्थ हो गया ना सौरमंडल का। उसी तरह से इस धरती में अगर व्यवस्था को देखते हैं अपन, तो धरती में व्यवस्था का कोई केंद्र होगा, तो उसको हमने क्या पहचाना? नॉर्थ और साउथ पोल है। धरती ऐसे तिरछी है ना, जो अर्थ है, और उसके एक्सिस में गोल गोल घूम रहे हैं। अब गोल गोल घूमने की कोशिश में जो सूरज का पार्ट आता है उधर सूर्य दिखता है, इधर अंधेरा होता है, सामान्य सी बात है।
तो किसी न किसी व्यवस्था में के मूल में कोई एक केंद्र होता ही है। पहली लाइन, एक मोटे अनुमान पे उस केंद्र के चारों ओर बाकी जो उस व्यवस्था की जो छोटी व्यवस्थाएं हैं वो घूमते रहते हैं। उसको और समाज में देखें, राष्ट्र में देखें, तो राष्ट्र में कोई एक केंद्र है, किसी देश में केंद्र है ना, अब उसका हम राजधानी बोल देते हैं। राजधानी में कोई सरकार है जो व्यवस्था को चलाने के लिए बैठी है, तो केंद्र की सरकारी शब्द है, केंद्र सरकार। अब उस केंद्र सरकार की धुरी में सारी व्यवस्था चलती है ना, तो मंत्रिमंडल है, उसको चलाते हैं, वहीं से होता पूरा। और आप नीचे आओ राज्य में, तो राज्य के केंद्र में राजधानी है, राज्य की सरकार है। और नीचे आओ समाज है, समाज में व्यवस्था बनी है, समाज का कोई मुखिया होता है। परिवार में आओ, परिवार में कोई मुखिया है, परिवार के चारों ओर उस मुखिया को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए सारी व्यवस्थाएं लगी रहती हैं, यही है ना। तो राइट फ्रॉम आवर हेड बॉस सूरज से लेके परिवार की हेड बॉस पत्नी, माता, सारी की सारी व्यवस्था इस बात में लगी है कि केंद्र जो है मध्यस्थ है और यही सबको नियंत्रित करता है। उसको खुश करने के लिए सारी व्यवस्थाएं लगी। जैसे परिवार की एक व्यवस्था है, परिवार में कैसी व्यवस्था, परिवार के मुखिया को खुश रखो भाई। अब परिवार में मुखिया बहुत स्वस्फूर्त विधि से आप देखिए, या तो माँ होती है या पिता होता है, कोई एक होते हैं ना, यानी पिता भी माँ से आदेश लेते हैं। कहलाता पुरुष प्रधान समाज है, बट घर में तो माता जी की चलती है ना। ऐसा ओवरऑल मोटे तौर पे कहलाता पुरुष प्रधान समाज है। दीदी गलत तो नहीं बोल रहा? गलत हो तो माफ़ कर देना, पति लोग को नाराज़गी हो सकती है। इनको खुश करने पुरुष केंद्र में होते, पिता होते हैं मध्यस्थ, ठीक है भैया। तो मध्यस्थ जो होता है वो सम और विषम को नियंत्रित करता है। जो इकाइयां हैं वो इकाइयां आवेशित रहती हैं, उनमें क्रियाशीलता है, और ये सारी इकाइयां व्यवस्था में भागीदारी के लिए प्रयासरत रहती हैं। और परिवार को देखो तो अच्छे समझ में आता है। मैं बोलता हूँ देश को देखो तो समझ में आएगा, नरेंद्र मोदी के चारों तरफ व्यवस्था घूम रही है, तो हर जगह ऐसा होगा। उसी तरह से जो सबसे छोटी व्यवस्था है वो क्या है, परमाणु है। तो परमाणु में एक व्यवस्था है, तो परमाणु में केंद्र है, परमाणु में अंश हैं, कुछ आवेशित हैं, कुछ सम है, कुछ विषम है, कुछ बाहर भागने को बेचैन है इस व्यवस्था से। परमाणु में ऐसा होता है ना, तो बाहर भाग के दूसरे घर में जाके रहना चाहते हैं, घर में रह के वो सुखी हो जाएंगे सोचते हैं। परमाणु अंश की बात कर रहा हूँ, घर की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो परमाणु अंश किसी परमाणु में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी को कमी लगती है तो बाहर से आ जाता है भाई, आकर्षण होता है ना। क्योंकि सब के सब एक अच्छी लाइन है, उस लाइन को ध्यान रखना, एक निश्चित अच्छी दूरी में होते हैं। ये निश्चित अच्छी दूरी, हर एक इकाई के मध्य में जो दूरी है वो एक निश्चित दूरी है, एक निश्चित अच्छी दूरी में ही व्यवस्था चलती है। इस निश्चित अच्छी दूरी में तमाम व्यवस्थाएं चलती हैं। व्यवस्था के जो भी अंग हैं उन अंगों के बीच में परस्पर आकर्षण है और प्रत्याकर्षण है। तो आप सौरमंडल की व्यवस्था से लेकर, और अगर फैलना चाहें सौरमंडल से, तो कहाँ जाते हैं अपन, आकाशगंगा, गैलेक्सी, मिल्की वे, है ना, सब में कोई केंद्र है ऐसा, उसके चारों तरफ व्यवस्थाएं हैं। तो एक चीज़ समझ में आती है कि इस अस्तित्व में जो व्यवस्था नाम की वस्तु है, अगर हम समझना जाएं, उसके केंद्र में कोई मध्यांश होता है और उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अंश होते हैं। इन अंशों में स्वस्फूर्त विधि से, चूँकि व्यापक से ऊर्जित हैं, क्रियाशीलता है। इस क्रियाशीलता की वजह से वो व्यवस्था में बने रहने के लिए आतुर कातुर व्याकुल रहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं।
तो एक परमाणु दूसरे परमाणु से आकर्षित होता है, अणु की रचना करता है। एक अणु दूसरे अणु से आकर्षित होता है, बड़ी रचना की करता है, पिंड रचना करता है। पिंड रचना से बड़ी वस्तुएं बनती हैं। यूं करके पूरा विकास क्रम विकास चलता है। इस विकास क्रम विकास के प्रोसेस में ही देयर कम्स ए टाइम, एक ऐसा समय आता है जहां पर किसी एक परमाणु में परमाणु अंशों की संख्या स्थिर हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और ये जो पूर्ण हो जाती है उसमें ना कोई अंश घटता है ना बढ़ता है, उसमें से ना किसी अंश का विस्थापन होता है ना प्रस्थापन होता है। ये पूरा व्यवस्था बनाए के क्रम में है, नॉट वन परमाणु। इसको ध्यान में रखना आप। ये जो व्यवस्था पूरी की पूरी अस्तित्व में है, इस अस्तित्व में व्यवस्था बनाए रखने के क्रम में कुछ परमाणुओं में स्वस्फूर्त विधि से परमाणु अंश जो होते हैं वो सेचुरेशन के लेवल में चले आते हैं, जिसको हम कहते हैं सेचुरेट हो जाते हैं। उसको कहते हैं उनका गठन पूरा हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड गठन पूर्णता। तो ये व्यवस्था के अंग के तहत कुछ परमाणु में परमाणु अंशों का प्रस्थापन विस्थापन रुकता है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। जितने अंश चाहिए उतने ही रहते हैं, और उस प्रोसेस में वो जो परमाणु अंश है वो सब के सब मिलकर एक ऐसे परमाणु का गठन करते हैं जिसमें अब किसी अंश की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ये गठन पूरा होता है, ये भार बंधन से मुक्त होते हैं, ये अणु बंधन से मुक्त होते हैं। अब इनमें किसी भी तरह का जो परमाणु होता है, हर प्रजाति के परमाणु में दो तरह का बंधन होता है। घंटी जल्दी बज गई, आज क्या बात है। तो इसको ज़रा पूरा कर लेते हैं ताकि चाय के साथ इसको अच्छे से पी सकें, है ना। तो परमाणुओं की व्यवस्था है। इन परमाणुओं में व्यवस्था के तहत कुछ प्रजाति के परमाणु में अंशों का गठन पूरा हो जाता है। अंशों का गठन पूरा होता है, उसके पहले प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, जड़ परमाणु की मैं बात कर रहा था। अस्तित्व में विकास क्रम है। देयर इज नो स्टॉप, देयर इज नो एंडिंग, देयर इज नो बिगिनिंग, नो एंडिंग, नो स्टॉप, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कब से चल रहा है वी डोंट नो। अब ऐसा मैं कहता हूं हम नहीं जानते, तो आप बोलोगे आपको हर प्रश्न का उत्तर मालूम है। तो इसके लिए एक शब्द है, अनंत काल से चल रहा है। इसका ना आदि है ना अंत है, अनादि है। क्या बढ़िया नाम है आप कह रहा। और देवी का गजब भी नाम आप लोग छांट के रखे। पहले तो नाम तय हुआ कि पहले आप लोग मिले, बाद में नाम तय हुआ कि पहले नाम तय हुआ? तो ठीक है। तो न इसका आदि है ना अंत है। किस आधार पे कह रहे हैं अपन? क्योंकि जो कुछ है वो है ही। एक समझ को आप लगाइए कि जो आज है वो कल था, कल रहेगा। जो था वही है, वही रहेगा। देयर इज नो पास्ट, नो फ्यूचर, कंटिन्यूअस, नित्य वर्तमान। तो अस्तित्व नित्य वर्तमान है। एक अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व में निश्चयता है। किस बात की निश्चयता? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो अस्तित्व स्थिर है, इसमें कोई अस्थिरता नहीं है। अब उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, ठीक है, चाय के बाद।